बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 के साथ दोबारा आपके साथ मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़ी सी एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, लेकिन आज जो टॉपिक और जो कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मैनी अदर टॉपिक्स। अगले बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको हेल्प करेगा। ऑल्दो ये खुद लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अपीयर हो सकती है। डेफिनेशन, इसका फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगले आर्टिकल्स में अगर आप एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस नॉलेज को याद दिलवाना चाहूँगा। आपको ये याद है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, और आपको ये भी याद है कि जो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड को शो करती है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हों तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। सो फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जी। सपोज हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। यहाँ पे जो क्लोजनेस है वो कम है, आपस में सेपरेशन ज़्यादा है लाइंस की, सो दैट दिस पोर्शन रिप्रेजेंट अ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो याद रखिए कि क्लोजनेस ऑफ लाइंस जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। टॉपिक की तरफ आते हैं जी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब मैं डिफाइन करता हूँ, डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किसी भी सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कोई भी सरफेस है, सपोज मेरे पास ये एक फाइल है, इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने तो इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी वो इसमें से फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कहलाएगी। सो इसे अच्छे से याद कर लें, इसे 2-3-4 दफ़ा अपने मुंह से दोहराएं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद फाई, इट्स अ ग्रीक लेटर। तो प्यारे बच्चों, इससे तो पहले याद कर लें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया डिफाइंस द फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ठीक हो गया। इसे समझने के लिए हमारी बुक ने एक आसान सी एक छोटी सी पिक्चर बनाई है जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे, या अगर इसको दोबारा पिक्चर बनाने के बजाय यहाँ पे इसी से आप समझना चाहें तो भी ये समझ सकते हैं। सपोज ये जो एरिया है यहाँ पे रखा जाए तो इसमें से जो फील्ड लाइंस पास होती नजर आ रही हैं 1, 2, 3, 4 और 5। सो इस केस में इसमें फ्लक्स की वैल्यू 5 है, जबकि इसी फाइल को अगर यहाँ पे रख दिया जाए इस फील्ड में तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू दैट एलिमेंट ऑफ एरिया वो 3 है। सो इस केस में फ्लक्स की मैग्नीट्यूड 3 होगी। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया इज द फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। ठीक है जी। ये बात समझने के बाद हम आगे आते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ जाते हुए हम इसको देखते हैं कि फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो हम डिपेंडेंस की बात करते हैं। सो फ्लक्स, पहली चीज जो आप इसका फैसला करें और इसको जज करें कि फ्लक्स जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उनमें से जो पहली चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। प्यारे बच्चों, आप इसको इजीली जज कर पाएंगे कि ये वही सरफेस थी, जब इसको यहाँ पे रखा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा थी और यहाँ पे रखा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम थी। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर था। सो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी, आपस में साथ होंगी, तो फिर उसी एलिमेंट ऑफ एरिया में से बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही वीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी तो उसी एलिमेंट ऑफ एरिया में से थोड़ी फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी, फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कम होगी। सो द फर्स्ट फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया ज़्यादा होता है। अब ज़रा इससे दूसरी तरफ जाते हैं
मैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारे पास ये एक सरफेस है जिसमें से ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इस सरफेस से अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने डिपेंडेंस देख ली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे फील्ड लाइंस बड़ी क्लोज होंगी, तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी थ्रू दैट सरफेस। सो ई की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चले, हम कहते हैं जी वो उतना ही है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कोई और फैक्टर ऐसा है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, नजर आता है? ये फर्ज करें ये वही सरफेस है। हाँ, मेरे ख्याल में अगर इस एरिया को कम कर लिया जाए तो क्या अब भी उसमें से उतनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? नहीं, जब एरिया ही स्मॉल होगा तो उसमें से कम फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी, और जब एरिया ज्यादा होगा तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी। सो द सेकंड फैक्टर ऑन विच द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इज द एरिया ऑफ द सरफेस। और एक बिगर एरिया हो तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी, और स्मॉलर एरिया में से कम फील्ड लाइंस पास होती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जितना एरिया ज्यादा होगा सरफेस का, उतना फ्लक्स की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। सो मैं यहाँ पे इसे अगर यहाँ पे यूं बना दूं, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो इस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी। इन दो बातों को समझने के बाद हम आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपसे इसमें चाहूंगा कि आप खुद इसे सोच के इसका आंसर करें अपने ज़हन में कि क्या ये बात ठीक है। अगर सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं तो फिर फ्लक्स को आप आंसर करिए कि मेरे पास यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक सरफेस है जिसको हमने यहां रख दिया। सो इसमें से जो भी फ्लक्स की मैग्नीट्यूड है, जिस वक्त इस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर रखेंगे तो सारी की सारी मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। इस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, जो फ्लक्स की वैल्यू है, क्या ये वैसी ही है इन कंपैरिजन टू दिस सिचुएशन कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और वही सरफेस है, लेकिन अब उसे हमने यूं रख दिया। मैं आपकी आसानी के लिए फाइल से समझाता हूं। फर्ज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने यूं बिल्कुल टक्कर पे 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर रख दी जाए, इस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, या इसी सरफेस को मैं यूं घुमा के यूं रख दूं? तो अब आप मुझे बताएं, क्या इस सरफेस में से कोई लाइंस ऑफ फील्ड पास हो रही, लाइंस ऑफ फोर्स? नहीं। इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये ऊपर और नीचे से गुजर रही हैं, लेकिन थ्रू द सरफेस क्रॉस नहीं हो रही, थ्रू द सरफेस पास नहीं हो रही। हाँ, जैसे यूं करेंगे तो अब इसके अंदर से क्रॉस हो रही है, इसमें से पास हो रही है। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और इस केस में फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है और जीरो है। इसमें से कोई फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो रही, देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। अब सवाल ये पैदा होता है, सरफेस वही है, इसका एरिया भी वही है, जितना एरिया पहले था ना, सरफेस का एरिया भी बदला ना, उस वक्त ए की वैल्यू भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है। सो इसका मतलब है कि ये सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, एक चीज ओरिएंटेशन भी है। ये जो ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस है ये बहुत मैटर करती है। जिस वक्त सरफेस को आप परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस रखेंगे उस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होता है, और अगर ये जो सरफेस है इसे परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल कर लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस केस में कोई फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस नहीं होती, इसको इंटरसेक्ट करके नहीं गुजरती, इसमें से पास नहीं होती। इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होती है और जीरो होती है। सो द ओरिएंटेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इसे समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करता हूं और हम एक फार्मूले तक पहुंचेंगे कि जो हमें बहुत हेल्प करेगा। हमारे पास फर्ज करें ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे ये सरफेस रखी गई है। मैं ये सरफेस जो भी है इसकी एक साइड आपको दिखा रहा हूं, जस्ट अ साइड। सो ये सरफेस की ये साइड आपको दिखाई दे रही है, एंड द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैक्सिमम फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट ऑफ एरिया थ्रू दैट सरफेस। अब दूसरी दफा अगर मुझे ये बताएं कि ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना देते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां ड्रॉ कर लिया,
लेकिन अगर इसी सरफेस को मैं यूं टिल्ट करना शुरू कर दूं और ये सरफेस यहां पे यूं आ जाए, द सरफेस इज द सेम, वही सरफेस है जिसके इसकी बजाय मैंने यूं कर लिया, अब इसकी ओरिएंटेशन बदलना शुरू कर दी। अब आप मुझे बताइए कि इस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही थी या दूसरे केस में? इस केस में ज्यादा पास हो रही हैं। तो आपको अंदाजा होगा वो जो पहले फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो ज्यादा थी, अब फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा इसकी ओरिएंटेशन अगर बदलेंगे और इसको बिल्कुल यूं कर देंगे सरफेस को, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, तो आप ये फैसला कर पाएंगे कि यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू क्रॉस नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, इस केस में फ्लक्स मिनिमम है। सो मैं एक चीज यहां पे नहीं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो है जी इस केस में जो एरिया ऑफ द सरफेस फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना एरिया फेस कर रहा है वो मैक्सिमम है। मैं आपकी निशानदेही के लिए बताता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है और एलिवेशन है और जो सरफेस एरिया, ये सारे का सारा फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि जैसे इसी सरफेस को यूं किया गया है, द एरिया फेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एरिया फेस कर रहा है वो इधर से लेके यहां तक है जी, इतनी हाइट है, सिर्फ इतनी सी हाइट है जिसके सामने आ रहा है। सो इस केस में जो एरिया फेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया, और इस केस में कोई भी एरिया फेस नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस केस में फ्लक्स जीरो है। मैं ये चाहता हूं कि ये चीज का पता चलाऊं कि असल में फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और दूसरा एरिया या कंपोनेंट ऑफ एरिया विच फेसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा एरिया फेस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस ज्यादा होता है, और जितना एरिया फेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूं करते जाते हैं तो इसके सामने आने वाली जो इसकी हाइट है और इसका जो कवर्ड जो एरिया जो फेस कर रहा है वो कम होता जाता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और दूसरा द एरिया और द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच फेसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कंपोनेंट है, इसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं इसी सरफेस को और इसी पिक्चर को। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया विच फेसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि वैसे तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वो सरफेस है जी हमारे पास, द सेम सरफेस इज हियर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। हमें यह पता है कि कोई भी जो सरफेस होती है उसका जब एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू विड्थ किया जाता है। सो लेंथ एंड विड्थ, सो लेंथ इंटू विड्थ गिव्स द एरिया, ये हम जानते हैं, और एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन प्यारे बच्चों ये याद रखिए, जब भी हम एरिया को वेक्टर बनाना चाहें तो हमें उसे एक यूनिक डायरेक्शन असाइन करनी पड़ती है, और अगर आप वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो ये जो सरफेस है जिसके हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं उससे जो यूनिक डायरेक्शन असाइन की जाती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। सो जब भी एरिया वेक्टर की बात करें उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है। एरिया बज़ाहिर और बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर किसी ज़रूरत के तहत इसे वेक्टर बनाना पड़े तो उसे फिर एक डायरेक्शन असाइन करनी चाहिए, और वो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल टू दैट सरफेस होती है। ये सरफेस जैसी भी हो इसका नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। सो यहाँ पे मैं इस सरफेस की बात कर रहा था, ये सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है। और अगर इसी सरफेस के एरिया की बात करें तो इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, जो एरिया वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, आप सोच रहे होंगे, एरिया तो वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इनटू विड्थ, ये पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल सकता है। मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें हम अब दो वेक्टर्स आपके पास नजर आ रहे हैं, जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस से नॉर्मल बन गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। इन दोनों के दरमियान अगर एंगल थीटा है, इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज थीटा, तो फिर ऐसा करिए, ये जो आपके पास दो लाइंस के दरमियान एंगल शो हो रहा है, अगर मैं इनको 90 डिग्रीज रोटेट करूं, जाहिर है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये इसके ऊपर आ जाएगी,
और ये जो हॉरिजेंटल है ये 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद वर्टिकल हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से इन दोनों लाइंस को 90 डिग्री रोटेट करूँ तो ये जो इस जगह पे ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज ऑल्सो द सेम। जो एंगल ये है, देखिए ये लाइन रोटेट होकर 90 के बाद यहाँ पे आ गई इसके ऊपर, और ये लाइन 90 के बाद यहाँ पे आ गई। सो ये 90 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पे आएंगे, यही एंगल यहाँ पे भी बनता है। सो द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। तो इस कॉर्नर पे भी मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के मुताबिक एंगल थीटा ही होना चाहिए। अब मेरे लिए काम आसान है, वो क्या, मुझे ये पता है ये जो पूरी सरफेस है इसका जो एरिया है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो a है। तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाना चाहूँगा। एक कंपोनेंट वो जो थीटा के साथ साथ बन रहा है, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये a cos थीटा है या a sin थीटा है? सो दिस इज a cos ऑफ थीटा। और जो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये कंपोनेंट बनेगा, दिस इज बेसिकली a sin ऑफ थीटा। सो अब आप मुझे बताएं कि क्या इस केस में ये पूरे का पूरा A जो है ये फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इस एरिया का एक कंपोनेंट है जो फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को? सो इसका आंसर ये निकलता है कि जो कंपोनेंट ऑफ एरिया विच फेसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली A cos ऑफ थीटा। सो याद रखें कि फ्लक्स डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच फेसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैक्सिमम एरिया फेस कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होएगा, और अगर जो कंपोनेंट ऑफ एरिया जो फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कम होता जाए तो फिर वैसे वैसे फ्लक्स कम होता जाएगा। इन्हीं दो को मिला के हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू E इंटू A cos ऑफ थीटा। इन दोनों फैक्टर्स में से चाहे ये फैक्टर बढ़े तब भी फ्लक्स बढ़ेगा और ये फैक्टर बढ़े तब भी फ्लक्स बढ़ेगा। सो फाई इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। इसे अच्छे से याद कर लें, जैसे कि हम पहले चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि A डॉट B जो होती है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। यानी AB cos थीटा को A और B की डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। उसी तरह EA cos थीटा को E और A की डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। फिर हम फाई को लिख सकते हैं ये E डॉट A के बराबर है। सो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। यहां से इसकी अनदर डेफिनेशन आ जाएगी। आप फ्लक्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ तक आपको बातें अगर समझ आ गई हैं, मैं अब चंद MCQs के बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की कंडीशंस से रिलेटेड हैं। आप इसको अच्छे से ज़रा समझ लीजिए क्योंकि आपको ये बोर्ड के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं और ये पहले भी आ चुके हैं। पहली बात यह है कि जी द फ्लक्स इज मैक्सिमम इफ द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम इफ द सरफेस इज हेल्ड perpendicular to the electric field or parallel to the electric field or at 45 degrees to electric field or what। यानी आपको ओरिएंटेशन बतानी है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब सरफेस is held perpendicular to the electric field, is perpendicular to electric field। ये मैंने निशानी लिख दी है कि जी जब भी सरफेस परपेंडिकुलर रखिए, लेकिन ये याद रखें जिस वक्त सरफेस को परपेंडिकुलर रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप मुझे ये बताएं क्या इस वक्त एरिया वेक्टर जो बनेगा वो देखें इस सरफेस से नॉर्मल बनाना है ना, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस है, इस सरफेस से नॉर्मल बनाएंगे। तो जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है तो क्या एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है? तो उसका आंसर है नहीं। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम उस वक्त होता है जब सरफेस परपेंडिकुलर हो, या दूसरे लफ्जों में से हम यूं लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो एरिया वेक्टर के। जब हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे होते हैं और वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम होता है। इस फॉर्मूले से भी ये जस्टिफाई किया जा सकता है। आप जानते हैं जब थीटा 0 डिग्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं आ सकती। उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो बराबर आएगी EA के। इससे ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती।
सो द मैक्सिमम फ्लक्स इज व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, एंड ये उस वक्त होता है जब थीटा 0 डिग्रीज होता है। इसका मतलब जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, उस केस में फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। सो अगर एरिया वेक्टर की बात की जा रही हो तो आप समझ जाएं कि जब ये पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, उस वक्त फ्लक्स में। और जब खाली सरफेस की बात की जा रही हो या खाली एरिया की बात की जाए, जब एरिया के साथ वेक्टर मेंशन नहीं किया गया, when the area is held perpendicular या when the surface is held perpendicular, जब तक इसके साथ वेक्टर मेंशन नहीं किया गया हम वेक्टर वाली बात पे नहीं जाएंगे। इसी तरह फ्लक्स मिनिमम को आप खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मिनिमम फ्लक्स उस वक्त होता है when the surface is parallel to the electric field, जब सरफेस या एरिया पैरेलल रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये पैरेलल की निशानी है बच्चों, 2 लाइंस, ठीक है जी। और दूसरे लफ्जों में इसे यूं भी लिख सकते हैं, जब ये सरफेस पैरेलल होती है तो आप मुझे बताएं इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो तो नॉर्मल होता है ना जी, एरिया वेक्टर तो नॉर्मल टू द सरफेस। इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज, यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज लिख देता हूँ। ये दोनों बातें, ये एमसीक्यू किसी भी शक्ल में आ सकता है। So when angle between area vector and electric field is 90 degrees, तो जब 90 डिग्रीज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है। In that case flux is 0। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं तक था। मैं आपको कुछ चीज़ें ज़ेहनशीन करवा देता हूँ जिनको अगर आप समझ जाएं तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया। ठीक है जी, ये उस एलिमेंट ऑफ एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा और इसे हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंडेंस की बात करें तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है और दूसरा एरिया पे डिपेंडेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि जो भी सरफेस होती है उसके पूरे एरिया पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है नहीं। ये एरिया का जो फेसिंग कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करता है, उस पर डिपेंडेंट है। जिस वक्त कोई भी सरफेस परपेंडिकुलर रखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, उस वक्त मैक्सिमम एरिया फेस करता है और मैक्सिमम फ्लक्स होता है। लेकिन जैसे ही उस सरफेस को टिल्ट करना शुरू कर देंगे, अब मैक्सिमम फेस नहीं कर पा रहा एरिया, तो इस एरिया का जो कंपोनेंट ये है जो कि फेस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो कंपोनेंट जितना बड़ा होता जाएगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होता है। सो दो फैक्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और एक एरिया का वो कंपोनेंट जो फेस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो वो ए कॉज ऑफ थीटा बनता है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के हम इसका फार्मूला डिवाइज करते हैं और इसी को हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस फार्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। जब थीटा की वैल्यू ऐसी हो कि कॉस थीटा मैक्सिमम आ जाए, उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम होगा और ये उस वक्त होता है जब थीटा 0 साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको पता है मैक्सिमम आंसर 1 हो सकता है। सो कॉस थीटा का जब मैक्सिमम आंसर 1 आता है वो तो 0 डिग्रीज पे आता है। सो जब भी ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्रीज होगा, उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होता है। सो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्रीज होने का मतलब ये बनता है कि सरफेस परपेंडिकुलर रखी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। ठीक है जी, उस केस में एरिया वेक्टर और ई आपस में पैरेलल हो जाते हैं। फिर इसी को देख के आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी फ्लक्स मिनिमम या 0 कब होएगा, जब कॉस थीटा का आंसर 0 आ जाएगा। और आपको पता है कॉस 90 डिग्री 0 होता है। सो 90 डिग्रीज पे जब ई वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स 0 होगा। सो यहाँ पे आप देखें, जब भी सरफेस को पैरेलल रखा जाएगा तो इसका जो एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जी, ये मैंने आपको एमसीक्यूज मेंशन कर दें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर खाली ये पूछा जाए कि द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम थ्रू अ सरफेस इफ द सरफेस इज हेल्ड डैश टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर सरफेस की बात हो रही है, फिर हम एरिया वेक्टर की तरफ अपने ज़हन को नहीं दौड़ाएंगे, फिर हम सिर्फ सरफेस को आप ड्रॉ करके देख लें आपकी आसानी है। तो सरफेस को परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और खाली सरफेस की बजाय समटाइम्स सिर्फ एरिया भी लिख दिया जाता है, इफ द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब एरिया के साथ वर्ड एरिया वेक्टर आ जाएगा, so the flux will be maximum if area vector is dash to electric field, तो फिर वेक्टर एरिया को आप ड्रॉ करके देखेंगे, एरिया वेक्टर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इस फॉर्मूले को पल्ले बांध में फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।